हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडा फ्रॉम हरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड सिलेबस वाले, जिनका टैक्स लॉ का पेपर था, उनके पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद सर जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले न्यू सिलेबस वाले, जिनका टैक्स लॉ का पेपर था, उनका सॉल्यूशन मैं कल प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान से सुनना, फ्रेंड्स तक शेयर करना, बहुत काम की चीज है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि सर पेपर कैसा क्या था, उसके आंसर्स क्या है। मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली पूछेगा तो सर पेपर क्वाइट थियोरेटिकल था, पूरा ही पेपर थियोरेटिकल था। आई वुड से इजी पेपर था, नॉट टफ पेपर, दैट मच टफ नहीं था, ठीक था, मॉडरेट था, मतलब पेपर इजीली बन सकता है कोई स्टूडेंट ने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो। वो स्टूडेंट बहुत खुश हो गया होगा जो स्टूडेंट थियोरेटिकली बहुत अच्छे से टैक्स प्रिपेयर किया होगा। प्रैक्टिकल जिनका वीक होगा उन्हें ये पेपर बड़ा प्यारा लगा होगा, मजा आ गया होगा। और जिन्होंने प्रैक्टिकली टैक्स को मेहनत की होगी, वो स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैंने मेहनत ही की होगी टैक्स के पेपर में। तो चलो टेक्स्ट का पेपर देखते हैं, ओल्ड सिलेबस वालों के हिसाब से, न्यू सिलेबस वालों के हिसाब से कल देखेंगे सर, ठीक है। चलो पसंद आए तो लाइक करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर भी करना। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। कलर ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो दिख जाए भाई। ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। जो स्टूडेंट ने भेजा है शायद बहुत खुश था या बहुत दुखी था, पेपर फाड़ दिया भाई थोड़ा सा। चलो देखते हैं सर। What is the time limit for filing updated return under section 139 subsection 8A? सर अपडेटेड रिटर्न के लिए टाइम लिमिट अपन ने क्या पढ़ा था सर? मैक्सिमम 24 मंथ्स है सर। तो मैक्सिमम हम क्या बोलेंगे सर? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सिंपल। Any person who has not filed a return of income within the time allowed under section 139(1) or within the time allowed under notice period under section 142 subsection 1 may file a return under section 139 subsection 4। याद है सर? बिलेटेड रिटर्न और सर रिवाइज रिटर्न दोनों की टाइम लिमिट सेम थी। दोनों की टाइम लिमिट थी क्या? दोनों की टाइम लिमिट क्या थी सर? हमने ये बोला था दोनों की टाइम लिमिट ये थी सर, बिफोर 31st दिसंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो गया, देख मेरे को क्या हो गया। If there is an apparent error in the intimation dated 15/6/2018 issued by the assessing officer under section 143 subsection 1, then the time limit for filing a application for rectification under section 140 150 154। याद है सर? टाइम लिमिट अपन कितना साल पढ़ के आए? 4 इयर्स। तो सर जिस साल इशू है ऑर्डर, उस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके 4 साल, तो 19 से 4 साल गिनने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 31 मार्च 2023। हाँ। अगला देखो, a buyer purchases goods liable for TCS for being used in the manufacturing process. The provision of TCS shall not apply if the buyer give declaration in duplicate to the seller in the form 27C। सर ये तो फॉर्म वाली बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस बार जो क्वेश्चन पेपर है सर ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, मतलब कोई थॉट प्रोसेस वाली बात नहीं है या मेहनत वाली बात नहीं है सर। An SSE who declare his income in accordance with the presumptive taxation under 44 ADA, ठीक है, याद है ना? presumptive प्रोफेशन वालों के लिए रहता था स्पेसिफाइड प्रोफेशन 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, 50 लाख तक की लिमिट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। सर इनके लिए एक ही डेट होती है सर, इनको 15 मार्च के पहले, ऑन और बिफोर द 15 मार्च इन लोगों को एडवांस टैक्स सीधा पे करना होता है सर। तो एक ही इंस्टॉलमेंट पे करते हैं इन लोग। अगला देखो, interest is payable, interest is payable to the SSC on amount of refund under the income tax act where the amount of refund is, अमाउंट ऑफ रिफंड क्या होगा सर? तो ये सिंपल है सर, 10%। ये मतलब थियोरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, थियोरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, सेवेंथ वाला, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट इज। सर मैंने पहले भी बोला था स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले पास एग्जाम के क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो डाली है उसको देख के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से रिपीटेड है सर, जो स्टूडेंट देख के गया होगा उसकी तो जन्नत है सर, ठीक है। What is the penalty? ये भी सर रिपीटेड क्वेश्चन है। What is the penalty provided for under reporting or misreporting of income? सर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग 50% और मैक्सिमम टू 100% ये जाता था सर मिस रिपोर्टेड के लिए, और अंडर रिपोर्टेड के लिए 50%। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, एडवांस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड in case of form of individual, a company giving donation to political party, an individual at a age of 60 years or more जिसकी पीजीपी की इनकम नहीं है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Mr. H has been provided with a servant by his employer whose salary is 5,000 per month. Mr. H is not a specified employee. सर अगर specified employee नहीं है तो ये जो servant मिल रहा है ना सर, ये servant taxable नहीं होता सर। ये servant तभी taxable होता है जब specified employee का केस हो, तो taxability आएगी नहीं सर perquisite की, nil। अगला देखो,
Amar is a resident but not ordinary resident in India. Earned the following income during the resident plus NOR, not ordinary resident. तो देखो कैपिटल गेन ऑफ ₹5 लाख ऑन द सेल ऑफ अ बिल्डिंग लोकेटेड इन आगरा. सर इंडिया में कैपिटल गेन इंडिया में अराइज हो रहा है सर. इंडिया में इनकम एक्रू हो रही है तो वो टैक्सेबल है, किसी के लिए भी टैक्सेबल है. इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख फ्रॉम अ कैनेडियन डेवलपमेंट बॉन्ड 25% ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया. तो भैया जितना रिसीव हुआ है 4 लाख का 25% करोगे तो 1 लाख आएगा. तो ये 5 लाख टोटल कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 6 लाख. सिंपल. आगे आओ. A deduction of 1 lakh towards unrealized rent was allowed to Z, being the owner of the house in the assessment year 1819. Z sold the house on 14 January 2020. हम सीख के आए थे सर, घर बिक भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर. अगर अनरियलाइज रेंट बाद में रियलाइज होता है तो वो टैक्सेबल है सर. तो वो कितना रियलाइज किया? 80,000. जब ये रियलाइज कर रहे 80,000 तो इसका भी 30% इसको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 24,000. 30% करोगे तो 24,000 आएगा. तो 80,000 में से 24,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 56,000. जितने भी स्टूडेंट सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर देख के गए ना, मजा आ गया होगा, जन्नत आ गई होगी. बहुत रिपीट हुआ है सर. सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन इनकम एसेट्स. सर ये इंक्लूसिव लिस्ट है सर, बहुत सारी चीजें इनकम में इंक्लूड होती है सर. ठीक है. अगला देखो. एन इंडिविजुअल टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन. सर ऑर्डिनरी अगर रेसिडेंट रहता है तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, आइदर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक भी अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी कहला जाएगा. ठीक है. इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी. सर लॉटरी से विनिंग में टैक्स कितना है? 30% प्लस 4% करते हैं तो 31.2 हो जाता है इफेक्टिव. अगला देखो. Albert, age 75 years, mortgages his house property with the Housing Finance Corporation under reverse mortgage scheme. During the financial year 2023, he received 30,000 per month from the mortgage. Calculate the amount. Sir, reverse mortgage taxable ही नहीं होता है. सेक्शन 47 बोलता है कैपिटल गेन का किसको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, टैक्सेबिलिटी ही नहीं है सर. ठीक है. उसके बाद देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज एग्जेम्प्ट. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है सर फ्रॉम द इनकम टैक्स? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट होती है, हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. अगला देखो सर. पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम अराइजेस व्हेन बोथ इनकम इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन आर. सीनियर सिटीजन है सर, तो सीनियर सिटीजन के लिए सर लिमिट कितनी है? 3 लाख. सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है. इसके लिए लिमिट कितनी है? 3 लाख. तो सर एग्रीकल्चर इनकम 5,00,000 से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए इंडिविजुअल के लिए, प्लस सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से ऊपर एक्सीड करना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होता है और तभी टैक्सेबिलिटी होती है सर. ठीक है. आगे आओ. नेक्स्ट. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1048C. सर याद है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अवेलेबल टू ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, गैस गेल, इनको भी मिल जाता है. डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. 20 देखो सर. अबे कहां गया? हाँ. From the following, in which case employer-employee relation exists and therefore the income is chargeable under the head salary. किस केस में चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है? पार्टनर ऑफ अ फर्म. सर पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को सैलरी मिलती है वो तो पीजीपी में टैक्सेबल है सर. ठीक है. उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर है. मेंबर ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं सर, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है, पर्सनल कैपेसिटी में मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में काम नहीं करता है सर. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये कवर्ड है सर. एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये सिटिंग फीस जो मिलती है सर ये अलग होती है, ये रेम्यूनरेशन नहीं होती है सर, तो ये सैलरी हेड में नहीं जाती है सर, आईयूएस में टैक्सेबिलिटी होती है सर. ठीक है. आगे देखो. As per section 1014 of the Income Tax Act, read with rule 2BB of the Income Tax rules, the extent to which compensatory modified field area allowance. सर ये तो सैलरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, अप टू 1000 लिमिट है. अगला देखो. Leave encashment at the time of retirement of an employee is exempted from government employee under section 10AA. Here the government employee means, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है सर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड हो. ठीक है. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय इज. देखो सर प्रोफेशनल टैक्स पहले तो ऊपर क्या बोलते हैं सैलरी में ऐड होता है, नीचे फिर उसके डिडक्शन मिलते हैं, एडेड टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय देन अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है. अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हो और एम्प्लॉय पे करता है तो सीधा डिडक्शन ले लेते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी. क्या चीज डिडक्ट होगी जीएवी से? म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर पेड बाय द लैंडलॉर्ड बट रीइंबर्स्ड बाय द टेनेंट.
आगे देखो, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ करंट ईयर पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट वाला तो पॉइंट ही नहीं हो सकता। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द करंट ईयर पेबल, पेबल नहीं होता है सर। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, यही तो ऑप्शन है सर। अगला देखो, ये क्या बोल रहे हैं, ICDS notified by the central government are compulsory required to be maintained by all SSC following mercantile system of accounting while computing income under the head PGEP and income from other source except किसके ऊपर ये applicable नहीं होता है सर। तो ऐसे इंडिविजुअल HUF who are not covered under tax audit provision under section 44AB, समझ आया। ये सब ना सर मतलब थियोरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, motor buses, motor lorries and motor taxis used in the business of running them on hire acquired on and after, सर ये तो कोविड के टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछ दिया सर। एंटाइटल टू अ डेप्रिसिएशन ऑफ 45%, सर सीरियसली मैं बता रहा हूँ, कोई अगर पास एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख के गया होगा ना, मजा आ गया होगा उसको सर, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। AB लिमिटेड इज इन ए ट्रेडिंग बिजनेस, इट बॉट आउट अ न्यू मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में बनता, द एडिशनल डेप्रिसिएशन सर nil, मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है सर, ट्रेडिंग वालों को तो मिलता ही नहीं है। ये सेम क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में है सर। P Limited, an infra company issued zero coupon bond, the face value of which is 5 lakh for 3,60,000, तो डिस्काउंट कितना हो गया सर, 1,40,000, जिसकी मैच्योरिटी कितनी है 4 years, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ये आ जाएगा 35,000। तो डिडक्शन पर एनम कितना मिल जाएगा सर, 35,000, ठीक है। और 29 देखते, अरे हाँ 29 देखते, मिस्टर एक्स सोल्ड अ बिल्डिंग फॉर 5 लाख एज द पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, अच्छा ठीक है भाई, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग इज 5,20,000, वेरी नाइस, द वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमाइन द वैल्यू एज 5,70,000, असेसिंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ असेसमेंट टुक द वैल्यू एज पर हिज डिस्क्रिप्शन 6 लाख। अब ये असेसिंग ऑफिसर जो भी लोग, लड़ाई हो गई थी, लड़ाई होने के बाद मैटर कहां चले गया था, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और हमने बोला था सर अगर वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा बताता भी है तो उस केस में सर हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया गया, अब देखो ये 5 लाख है और ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5,20,000, तो सर अगर आप 10%, आपको सेक्शन भी याद दिला देता हूँ, 43 CA पढ़ते थे सर, हम 10% चेक करेंगे सर कि क्या मेरी जो वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, क्या उसके बीच में 10% से ज्यादा डिफरेंस है, नहीं, 5 लाख प्लस 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,50,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो इसमें फॉल कर रही है सर, फॉल कर रही है, तो उस केस में जो 5 लाख है क्या वही मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, यस वही मेरा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, सिंपल। व्हाट इज, सर ये तो जन्नत क्वेश्चन है, मतलब मार्क्स ही दे दी इंस्टीट्यूट सामने से आके, ठीक है। आगे देखो, AB Limited has a building purchased on 12/3/2009 and that building was used for the business purpose. The WDV of the building was 45,250, depreciation rate 10% and sold for 1,10,000. Calculate the capital gain. सर बिल्डिंग का केस है, बिल्डिंग के केस में हमने बोला था सर डेप्रिशिएबल एसेट है ना, WDV दी हुई है, तो इस केस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, तो कर लेते हैं 1,10,000 माइनस 45250, ये आ रहा है सर 64750, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगला क्वेश्चन देखो, Section 50C of the Income Tax Act rule made a special provision for determining the full value of consideration in case of transfer of land or building or both. ये तो बहुत ही ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन हो गया। Under this section, under which section the SEC has to reinvest the entire net consideration to claim the full exemption on long-term capital gain earned from the transfer of long-term capital asset other than a residential house during the previous year. सर हम पढ़ क्या है, 54F ही तो होता है सर, जहां पर पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट करना होता है नेट सेल कंसिडरेशन, तब पूरी एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन की, ठीक है। अगला देखो, interest on securities shall be taxable under the income from other sources on due basis, receipt basis, as per the discretion of the assessing officer, नहीं सर, on the basis of method of accounting, सर वो कौन सा method of accounting फॉलो कर रहा है, उस बेसिस में IUS में टैक्सेबिलिटी आ जाती है सर, ठीक है। अगला देखो, Mr. Mithun employed in a firm where is a regularly receive a consolidated salary of 25,000 per month sir, ठीक है, during the previous year 22-23 and also received a family pension, oh my god, family pension के लिए याद है सर, 1/3 of the family pension और 15,000 दोनों में whichever is lower, तो देखो भैया 15,000 into 12 करोगे तो 1,80,000 इतना रिसीव हुआ है, इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 और 15,000 दोनों में whichever is lower exempt है, तो 15,000 exempt है, मिला कितना है सर 1,80,000, तो 1,80,000 माइनस 15,000, 1,65,000 क्या आ गया मेरा टैक्सेबल, ये आ गया पेंशन, ठीक है। अच्छा सैलरी कितनी है 2,50,000, ठीक है, सॉरी 25,000 इंटू 12
3 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, तो ये हो गया 2,50,000। दोनों को ऐड किया, आ गया 4,15,000। क्लियर? A person has loss from house property in the current year. It can be set off against the income from any other head of the income up to a maximum of 2 lakh. सही है. Only from the income of house property without any monetary limit. ये भी सही है. दोनों पॉइंट सही है. सर आईएचपी से आईएचपी में कोई लिमिट नहीं है. दूसरे हेड में जाओगे तो मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है सर. अगला देखो. PPF can be opened by an individual for the purpose of deduction under ATC in the name of. सर ये तो सब आ जाते हैं. सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन सब कवर हो जाते हैं. अगला देखो. Mr. P has interest accrued from NSC, National Saving Certificate sir. Interest accrue है sir, ये interest, ठीक है. Maturity is after 2 years, 15,600. During the current year 22-23, he invested 1 lakh, and his wife invested 50,000. सर वाइफ को छोड़ो, ये जो इन्वेस्ट किया है इसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगी सर. और ये जो इंटरेस्ट है सर, इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, ये इंटरेस्ट एक्रू तो सर इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट हो जाती है. तो सर आपसे पूछ रहा है एटीसी में डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1 लाख की. वाइफ जो इन्वेस्ट की उसका डिडक्शन नहीं मिलता सर, सिर्फ इंडिविजुअल का मिलता है. For claiming deduction under section 80JAA, the SEC must obtain an audit report in the form number 10DA from a chartered accountant on or before. सर 80JAA तो ड्यू डेट सर 44AB जिनके ऊपर अप्लाई होता है वही 80JAA की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सर. ठीक है, आगे और contribution made other than by way of cash by an Indian company in the previous year to any political party shall be allowed as deduction to the extent of. सर other than cash है तो 100% allowed है. कंट्रीब्यूशन मेड बाय ये अपन को शेल बी अलाउड डिडक्शन मिल जाती है सर. हम पढ़ के आए ATGGB GGC. बी होता है कंपनी के लिए, सी होता है इंडिविजुअल के लिए. ठीक है. रिलीफ अंडर 89 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अवेलेबल एक्सेप्ट आपसे पूछ रहा है रिलीफ अंडर 89 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज अवेलेबल एक्सेप्ट. सर किस केस में नहीं मिलेगा? अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो तो 89 की रिलीफ नहीं मिलती. दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते हो सर. ठीक है. The amount of rebate of income tax under section 87A of the income tax act available to a resident individual whose total income does not exceed 5 lakh for the financial year. ये तो हम पढ़ के आए सर. 12,500 रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है. 12,500 की मैक्सिमम रिबेट है सर और 100% ऑफ द इनकम टैक्स, दोनों में whichever is lower. अगला देखो. Which of the following is a company under the income tax act 1961 for the income tax purpose? कंपनी क्या होती है सर? कंपनी के अंदर सर फॉरेन कंपनी आती है, इंडियन कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी. सर ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. आगे देखो. सेक्शन 222E याद है सर? ये डीम डिविडेंड का सेक्शन था, लास्ट वाला होता था सर, जहां पर प्राइवेट कंपनी लोन एंड एडवांसेस के फॉर्म में होता था सर. वे डीम सर्टेन पेमेंट एज डिविडेंड इज एप्लीकेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ. सर हम पढ़ के आए, याद करो. उसमें वो लिखा हुआ था कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट हैविंग सब्सटैंशियली इंटरेस्ट, तो इसमें क्लोजली हेल्ड कंपनी कवर हो जाती थी सर. ठीक है. अगला देखो. एज पर सेक्शन 115BG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वेयर द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट देन सच इनकम शैल बी टैक्स एट द कंसेशनल रेट ऑफ. कंसेशनल रेट कितना होता है सर? कंसेशनल रेट 10% होता है. याद है हम पढ़ के आए सर. कंसेशनल रेट अपना जो रहेगा वो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच इनकम रहता है. अगला देखो. नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटीज की 5 लाख दी हुई है, मैट की लाइबिलिटी 8 लाख दी हुई है. तो सर दोनों में whichever is हायर पे करना होता है, तो 8 लाख हम पे करेंगे सर, और जो 3 लाख की है हम क्रेडिट ले लेंगे. सिंपल. 3 लाख की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड. इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज डिडक्टेबल इफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अ कंसीडरेशन फॉर स्पेसिफिक सर्विस इन अ प्रीवियस ईयर एक्सीड. इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है सर. इसके लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है. In case of issue of share at premium by a listed company, such premium is not considered as income at all. सर उसको इनकम नहीं माना जाता. ठीक है, उसको इनकम नहीं माना जाता शेयर प्रीमियम को, क्योंकि सर वो प्राइवेट कंपनी के केस में इनकम माना जाता है उसको. ठीक है. आगे देखो. The provision of section 139AA of the Income Tax Act 1961 shall not apply to which of the following individual if they do not possess the Aadhaar or enrollment ID. 80+ होना चाहिए. ठीक है. नॉन रेसिडेंट. ठीक है. नॉन रेसिडेंट सर ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. फॉर्म नंबर 12BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कंटेन करता है ये पूछ रहा है आपसे. ठीक है.
देखो वापस पढ़ लेते हैं। फॉर्म नंबर 12B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, डिटेल ऑफ परक्विजिट, सर परक्विजिट्स की डिटेल होती है सर इस फॉर्म में, ये सैलरी के अंदर पढ़ते हैं हम। डिटेल ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स वाला पोर्शन खत्म हुआ, और जीएसटी वाला भी देख लेते हैं सर। हाँ तो आज जीएसटी भी देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। टू whom registration under CGST Act 2017 is compulsory? आपसे पूछ रहे सर किसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? पर्सन इज मेकिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज ओनली, अगर कोई बंदा है जो रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहा है, नहीं सर। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर, ये कवर होता है सर। आर इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो अप टू 20 लाख कर रहा है सर, बच जाएगा। एच इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी कवर्ड है। तो ऑप्शन देखो सर, क्यू एंड एस वाला, क्यू एंड एस वाला, ये सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी में नॉट बी इशूड इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज लेस देन 200। अगला देखो, गेल लिमिटेड ऑफ मुंबई सप्लाई गैस टू अ कूपर लिमिटेड। इन दिस सप्लाई द सप्लायर इज नॉट एबल टू ascertain द क्वांटिटी, नॉट एबल टू ascertain द क्वांटिटी, सर क्वांटिटी ascertain नहीं कर पा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है सर डॉक्यूमेंट कौन सा है, कंपनी करना पड़ेगा सर, तो उस केस में डिलीवरी चलान। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स which is in e-way bill includes, क्या इंक्लूड करता है सर? सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस, सब इंक्लूड करता है सर, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखो, देखो consulate or embassy of foreign countries or any other person or class of person notified under section 55 of the CGST Act entitled to a refund of tax paid by it on inward supply may make an application for such refund before the expiry of dash from the last day of the quarter in which the supply was received। सर इसका एक मिनट, कॉन्सुलेट और एम्बेसी वाला केस है, तो इसमें मेरे सर 6 मंथ, मेरे हिसाब से इसके लिए 6 मंथ था सर टाइम पीरियड, जहां पर हम 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इसको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, a general audit conducted under section 65 of the CGST Act is required to be complied within 3 months from the date of commencement। the period this period is extendable, और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? फॉर द अनदर, हम इसको कितना और एक्सटेंड कर सकते हैं सर, बताइए? is required to be completed within 3 months from the date of commencement, this period is further can be extended up to 6 months, फर्दर और 6 मंथ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सर। ठीक है, the state Jammu and Kashmir has been divided into 2 union territories, namely Jammu and Kashmir and Ladakh in 2019। ठीक है, after the reorganization the Jammu and Kashmir goods and service tax act is applicable to The state Jammu and Kashmir has been divided into 2 territories, namely Jammu and Kashmir and Ladakh in 2019। After the reorganization, the Jammu and Kashmir Act जो है वो apply होगा, is applicable to sir Union Territory of Jammu and Kashmir, सिर्फ Union Territory of Jammu and Kashmir में applicable है। ठीक है, the input tax credit in respect of GST compensation to state cess on supply of goods and services shall be utilized for the payment of cess only। वो compensation cess same के लिए apply कर सकते हैं। Important purpose of implementation of custom duty is to regulate levy and collection of custom duty, ये तो सर डी है, क्योंकि 2 पॉइंट तो दिख गए सर, regulating import and export। goods for custom duty levy which cannot be classified in accordance with rule 1, 2, 3 shall be classified as per a keen rule। which of the following statement is not true in case of GST? not true बोल रहा है सर, तो ये GST is a destination based consumption tax। GST ensures seamless flow of ITC। GST is levied on goods and services at equal rates। नहीं 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 सर, नॉट ट्रू है ना, तो नॉट ट्रू में ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एडवांस ड्यूअल टैक्सेशन, सर ड्यूअल टैक्सेशन तो हम अप्लाई कर चुके सर। ठीक है, उसके बाद अरे अगला देखो, डैश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द स्टेट जीएसटी बिल। सर आसाम था, सबसे पहले आसाम था सर। ठीक है, The important parameter that constitutes supply under GST Act is it involves supply of goods and services और both consideration होना चाहिए। Made in the course of furtherance, all of the above है सर। What would be the rate of tax applicable in case of mixed supply? Mixed supply है तो सर हम क्या पढ़ के आते हैं? Highest rate। सर इस बार का पेपर ना ज्यादातर मुझे लगता है थियोरेटिकल ही था, मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं था, थियोरेटिकल पेपर था। ट्रांजेक्शन विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई आर प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3। इंटीग्रेटेड टैक्स इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, ये तो इंस्टीट्यूट मतलब
स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहते थे कि बच्चे अच्छे स्कोर कर ले सर। जीएसटी मेरे हिसाब से एज कंपेयर्ड बहुत अच्छा इजी था सर। वैल्यू सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगला देखो, मिस्टर ए इज द एयर ट्रेवल एजेंट एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपसे सर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछ रहा है। तो बेसिक एयर फेयर कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के लिए 5% था, इंटरनेशनल के लिए 10%। तो ये हो जाएगा 2 लाख नहीं 25,000 है ना, और ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये टोटल आ जाएगा 1,25,000 वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन इंसिडेंटल एक्सपेंस। सर पैकिंग को भी लिया जाता है, वेटिंग कमीशन सबको लिया जाता है सर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द रूल फॉलोइंग इज द रूल फॉर रेसिडुअल मेथड, सॉरी, रूल फॉर रेसिडुअल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो रूल 31 होता है सर। अगला देखो, ITC is available in respect of the tax paid on goods for personal consumption, free sample services on which tax is payable under सर ITC अवेलेबल बोल रहे हैं ना, तो कोई भी केस में नहीं है सर, कोई भी केस में ITC नहीं मिलता। E-way bill is generated electronically in the form GST E-way bill 01। अगला देखो, ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ, सर मेरे हिसाब से जीएसटी तो बहुत इजी, डैम इजी लग रहा है मेरे को। इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। सर ये डी, ये तीनों के तीनों स्पेसिफाइड में आ जाते थे सर। इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड देन एज पर द जीएसटी एक्ट नो रिटर्न इज टू फाइल। नहीं सर, नील रिटर्न तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा सर, आप बच नहीं सकते हो। पावर टू मेक, अपरे पावर टू मेक make rules is given to the central government in section 12 of the of the GST compensation to state act 2017। ये theoretical question है सर। टाइम लिमिट फॉर प्रोनाउंसिंग द एडवांस रूलिंग अंडर द कस्टम एक्ट। सर टाइम लिमिट कितनी है हमारे पास, 90 डेज। ठीक है, अगला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्स विदाउट टायर एस कार इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। सर ये आपकी बुक का एग्जांपल है, मैं पेन नंबर भी देखा था यार, कौन सा पेन नंबर था, पेन नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ये आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल ही दिया हुआ है सर, रूल 2 के अंदर ही एग्जांपल दिया हुआ है। In terms of section 17(5) of the CGST Act, block credit means the inward supply of goods and services on which ITC shall be allowed provisionally, ये तो ही नहीं सकता, shall be allowed fully तो हो ही नहीं सकता, shall never be allowed, shall not be allowed forever, मिलेगा ही नहीं सर, blocked है ना। देखो, if a registered person has claimed depreciation on the tax component, ये तो ये वाला है सर, tax component of the cost of the capital of the goods and plant and machine, then the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन अ गुड कैरियज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, मिल्क भी आता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, when can a claim for ITC under GST be made under a reverse charge। रिवर्स चार्ज के केस में कब ITC आप क्लेम कर पाओगे, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस, अर्लियर ऑफ A and B and लेटर ऑफ A and B। ये क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं हो गया। व्हेन कैन अ क्लेम फॉर आईटीसी अंडर जीएसटी बी मेड अंडर अ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में सर आप आईटीसी क्लेम कब कर सकते हो, रिवर्स चार्ज के केस में। तो रिवर्स चार्ज के केस में तो हम आईटीसी तब क्लेम कर पाते हैं जब हम आईटीसी का पेमेंट करते हैं, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। आगे देखो, एज पर आर्टिकल 279 हु इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, सर प्रेसिडेंट। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्स हैज बीन सबसम्ड इन जीएसटी। ये तो सभी आ गए सर। द हायर एलिजिबिलिटी टर्नओवर लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ अंडर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू उत्तराखंड। सर उत्तराखंड के लिए लिमिट अभी भी 75 लाख है। ठीक है, आसाम, हिमाचल, बिहार वगैरह के लिए 1.5 है। इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम शुड बी इन्फॉर्म बाय सबमिटिंग फॉर्म जीएसटी सीएमपी 04। अगला देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कौन नहीं है एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, ये तो ऑल ऑफ द अबव ही है सर। द प्राइम पर्पस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू डिटरमाइन वेदर अ सप्लाई इज इंटरस्टेट, ये भी है सर। वेदर सी, ये दोनों पॉइंट है सर, ये तीनों पॉइंट है, ऑल ऑफ द अबव।
Mr. R is supplying only services which are exclusively taxable under RCM. That value of such supply is 51 lakh. Which of the following statement is true? Compulsory registration is required. As supplies are taxable, no sir. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं सर. रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस, क्योंकि मैं जो सप्लाई कर रहा हूँ वो टोटली आरसीएम में है, तो सामने वाला टैक्स पे करेगा, मैं थोड़ी पे करूंगा. तो जो पे करता है उसके लिए सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है. इन आईजीएसटी एक्ट a supply of service is considered as import of service when supplier of service is located outside India, recipient of service is located in India, and place of supply is in India. तो सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कम माना जाएगा. तो ये तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे सर, तभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाता है सर. अगला क्वेश्चन देखो. GSTN network, a special purpose vehicle set up by the government primarily to provide information technology infrastructure, is a private limited company सर. ये प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करती है. जीएसटीएन नेटवर्क जो होता है वो इन्फोसिस प्रोवाइड करता है सर. स्पेशल पर्पस व्हीकल भी प्राइवेट वाले हैं. Which of the following activities is a supply of service? Supply of service क्या है सर? Transfer of title in the goods, ये तो supply of goods होता है सर. Transfer of right in goods without the transfer, यही होता है सर. यही पॉइंट है. अगला देखो. Actionable claim are neither goods nor services, hence they are dealt in schedule 3. Which of the following is a mixed supply? A soap manufacturer offer a free bucket with a detergent, यही हो गया सर. पहला ही वाला मिक्स सप्लाई है. आगे भी पढ़ लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा. A 5-star hotel provide 4 days and 3 night package with breakfast, ये तो कॉमन है सर. ये कंपोजिट है. अगला देखो. Krishnan, a registered dealer in Karnataka, has opted for compulsion scheme. He has a taxable turnover of 20 lakh and exempted turnover of goods 15 lakh within Karnataka in a tax period. If Krishna is a trader, तो अपन ने 1% बोला था सर. अच्छा, ट्रेडर के केस में 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर. तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना है? 20 लाख. 20 लाख का 1% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 लाख का 1% सर 20,000. सिंपल. अगला देखो. इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन द जीएसटी पेड अंडर. कंपोजिशन तो हो ही नहीं सकता सर. इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड on the GST paid under both forward and reverse charge. GST जो आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हो और जो रिवर्स चार्ज में पे करते हो कैन बी अवेल्ड ऑन द जीएसटी पेड अंडर. हाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज दोनों में आप रिवर्स चार्ज में भी अगर पे करते हो जीएसटी तो उसकी भी आईटीसी ले लेते हो. फॉरवर्ड चार्ज में जो पे करते हो उसकी भी आईटीसी ले लेते हो. ठीक है. Nathan is a resident of Chennai working in Hyderabad, traveled to Cochin for the business purpose and he booked a ticket for an event there in Cochin. Event कहाँ पर हो रहा है सर? Cochin. Performed by a team from a Delhi. In this case, place of supply क्या हो जाएगा? Cochin, जहाँ पर event हो रहा है. In case of supply of goods on approval or sale or return basis, the due date for the issue of invoices on or before at the time of supply or 6 months from the date of removal, दोनों में whichever is earlier. अगला देखो. AVM Sound Limited entered into a contract to purchase the copyright of a music album of a Pritam, a music composer. The composer finished the work and gave the CD to the music company on 20th July and issued an invoice. सर रिवर्स चार्ज की बात है. ठीक है. रिवर्स चार्ज में हम ये पढ़ के आए हैं. ठीक है. On 20th July and issued an invoice on 24th July. ठीक है. The consideration for the contract of 2.4 crore was received by the composer on 4th September. तो हमने क्या बोला था सर? Date of payment. ठीक है. और 61st डे फ्रॉम डेट. अरे यार ये क्या हो गया? डेट ऑफ इनवॉइस. तो इनवॉइस की डेट क्या है सर? 24 जुलाई. 24 जुलाई से 61st डे क्या आएगा? ये तो करना पड़ेगा सर. ये गारंटीड है 4 सितंबर से आगे जाएगा, क्योंकि जुलाई है. जुलाई होता है 31 डेज का. तो 61 माइनस जुलाई में बचे कितने दिन है? 7 दिन. अगस्त में होते 31 माइनस कर लो. तो 23 सितंबर जा रहा है सर. 23 सितंबर और 4 सितंबर दोनों में whichever is earlier, तो 4 सितंबर आ जाएगा. अगले देखो. एन एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल कंसल्टेंसी सर रिवर्स चार्ज to be for a consideration of 50,000 on 14th August 2023. There was a change in the rate. अच्छा रेट चेंज हो रहा है सर. जीएसटी फ्रॉम 20th अगस्त 14 को सर्विसेज प्रोवाइड किया, 20 को रेट चेंज हो गया सर. इन दिस केस इफ द इनवॉइस एंड द पेमेंट फॉर द सप्लाई वाज रिसीव्ड आफ्टर 20, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी
सर इनवॉइस और पेमेंट बाद में हुआ है, ठीक है? और सर जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो 14 को, तो अगर कोई भी 2 चीज़ बाद में होती है तो उस केस में बाद वाला रेट अप्लाई हो जाता है सर। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द इनवॉइस और पेमेंट दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर। अगला देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अवेल ऑफ एवरी month an amount equal to 50% of the eligible ITC on input capital goods and input services of that month. Banking, NBFCs, financial institution, all of the above. ये समझ आया सर? ये CS वालों का ओल्ड सिलेबस वालों का मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। न्यू सिलेबस वालों का पेपर कल या परसों में उसको भी सॉल्व करके मैं डाल दूंगा सर। इससे CS वालों की कंप्लीट चीजें अपलोड हो जाएगी। कोई भी स्टूडेंट को अभी भी लगे कि सर नहीं सर टैक्स में दिक्कत आ रही है, इश्यूज आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। टैक्स से रिलेटेड सर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको टैक्स से रिलेटेड तो प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ क्योंकि न्यू सिलेबस है, नई कहानी है और मैंने जो न्यू सिलेबस का पेपर देखा है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू माय क्वेश्चन बैंक, माय बुक। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है, एक आधी क्वेश्चन अलग है, एक कस्टम का क्वेश्चन अलग है और एक क्वेश्चन और अलग है, बाकी पूरे क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है। तो उसकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इससे हेल्प होगी। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। कोई डाउट्स क्वेरीज रहे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो लाइक करना अगर पसंद आए चीजें तो, फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है? चलो थैंक यू।